उत्तिष्ठ भारतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के इस स्पेशल सीरीज़ में। जैसा कि आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सभी टॉपिक को समझ रहे हैं और बातों को समझ करके रिस्पॉन्स दे रहे हैं। पाचन तंत्र के आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसमें पढ़ेंगे कि अलग अलग जो ऑर्गेन्स हैं उनसे कौन से एंजाइम्स निकलते हैं उनके बारे में। तो एक टेबल के माध्यम से हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे पाचन तंत्र के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। पाचन तंत्र, इसमें आज हम लोग सबसे पहले कल जैसे देखी थी हम लोगों ने लार के बारे में। तो एक नंबर है लार। मुंह से जो स्रावित होती है लिक्विड वो क्या है? लार। और इसका पीएच वैल्यू होता है 6.8। तो पीएच वैल्यू आप लोग को याद रखना है। पीएच वैल्यू यानी पीएच मान 6.8 पीएच मान है इसका। और निकलता कहाँ से है? तो कल हम लोगों ने चर्चा की थी इस बात की, जो ये कैविटी है हम लोग की मुख गुहा, उसमें बहुत सारी लार ग्रंथियाँ होती हैं। और कितनी ग्रंथियाँ होती है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि हमारे मुहा का जो गुहा गृह है उसमें लगभग 600 लाल ग्रंथियाँ थीं। अब उस ग्रंथियों में जो है, उन ग्रंथियों में पढ़े थे जो मैनली ग्रंथियाँ थीं, उसमें 3 टाइप की ग्रंथियाँ पढ़ी थी हम लोगों ने। पैरोटिक लार ग्रंथि, दूसरी वहीं सब मेडुलर, और तीसरी सब लिंगुअल लार ग्रंथि। इन्हीं ग्रंथियों से निकलती है लार, जिसका पीएच वैल्यू कितना है? 6.8। तो सोर्स की बात करेंगे हम लोग, तो लार कहाँ से निकलता है? इसकी स्रोत की बात करें तो लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से निकलता है लार। कौन कौन सा जो है एंजाइम इसमें निकलता है? तो बात की थी हम लोग टाइलिन की। क्या है? टाइलिन निकलता है। टाइलिन को हम लोग एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में लिखें तो एमाइलेज भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये काम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है। तो देखे थे हम लोग कैसे जो फूड आ रहा था मुहाग्री में, मुख में, उसको ये तोड़ने का कार्य कर रहा था और उसमें अलग अलग चीज़ें अलग अलग पार्ट में टूट रही थी। तो ये जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स कहने का मतलब कि शुगर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे आप लोग सुनते हैं सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है, माल्टोज होता है, ऐसी चीज़ें। इनको हम लोग पॉलीसेक्राइड्स के नाम से जानते हैं। तो ये तोड़ने का कार्य करता है किसको? टाइलिन जो है पॉलीसेक्राइड्स को तोड़ने का काम करता है। हिंदी में लिखूंगा तो होगा पॉलीसेक्राइड।
इसको दूसरे नाम में हम लोग जानते हैं तो कहते हैं उसको क्या, स्टार्च या मंड कहते हैं। स्टार्च या मंड के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अब इनसे जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, जैसे पॉलीसेक्राइड्स जो है वो टूटते हैं और सेक्राइड्स के फॉर्म में आते हैं। तो जब सेक्राइड जो टूटेगा पॉलीसेक्राइड तो क्या बनेगा, बोलेंगे हम लोग क्या बनेगा, इसमें डाइसेक्राइड बनेगा और इसका नाम क्या होगा, माल्टोज। ये बनेगा डाई सेक्राइड बनेगा। एग्जाम्पल में क्या, माल्टोज, माल्टोज बन जाएगा। तो लार के बारे में देखा हम लोगों ने कि लार का पीएच वैल्यू 6.8 है और स्रोत क्या है, लार ग्रंथि। हमारे मुंह में, हमारे माउथ में कितनी लार ग्रंथियाँ हैं, 600 लार ग्रंथियाँ हैं। लार ग्रंथियाँ हैं और वहीं लार ग्रंथियाँ 600 में से प्रमुख जो 3 हैं उनका नाम याद रखना हम लोगों को। उन ग्रंथियों में कौन कौन सा नाम है, तो पहला पैरोटिक लार ग्रंथि, पैरोटिक लार ग्रंथि। वहीं ये फर्स्ट सेकेंड की बात करेंगे तो सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। और तीसरी की बात करें तो तीसरी लार ग्रंथि सबलिंगुअल लार ग्रंथि। सब लिंगुअल लार ग्रंथि। मैं समअप कर रहा हूँ ताकि आप लोग का कंसेप्ट जो है कभी ऐसा नहीं हो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और आपसे नहीं बने। ओके, तो 600 लार ग्रंथियाँ हैं, उनमें प्रमुख जो लार ग्रंथि है पैरोटिक लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि और सब लिंगुअल लार ग्रंथि। इन ग्रंथियों से क्या निकल रहा है, 6.8 पीएच वैल्यू वाला लार निकल रहा है। उस लार का नाम क्या है, टाइलिन। टाइलिन को हम लोग एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। और ये एमाइलेज जो है पॉलीसेक्राइड जैसे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और मंड जो हैं इसको कन्वर्ट करता है डाइसेक्राइड्स में यानी माल्टोज में। इतनी सी बात है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड नंबर के बारे में। सेकेंड नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि जो जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि होती है उससे क्या निकलता है, तो सेकेंड नंबर है जठर रस। जठर रस के पीएच वैल्यू की बात करें तो ये 1 से इसका पीएच वैल्यू, पीएच मान 1 से 3.8, 3.5 तक होता है। 3.5 तक होता है जठर रस। जठर रस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये निकलता कहाँ से है, इसके स्रोत की बात करेंगे तो जठर ग्रंथियाँ, जो जठर ग्रंथियाँ हैं, ग्रंथियाँ कितनी हैं, लार ग्रंथियाँ लगभग 600 है ना। इसके स्रोत की बात करेंगे
तो जठर ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथि से निकलता है क्या? जठर रस। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है? जैसे कि पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया या एमाइलेज हो गया। तो कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो पेप्सिन हो गया, जैसे पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया या एमाइलेज हो गया। एमाइलेज हो गया। इनका कार्य क्या होता है? तो जो प्रोटीन और वसा हम लोग भोजन में लेते हैं उनको ये लोग तोड़ते हैं। तो ये अटैक करेंगे किस पे? प्रोटीन और वसा पे। प्रोटीन और वसा पे अटैक करेंगे। फिर होगा क्या? जब प्रोटीन और फैट पे ये आ कहाँ रहे हैं हम लोग के पास? आ कहाँ से रहे हैं? तो भोजन से मिल रहा है हम लोग को। जो भी न्यूट्रिएंट हम लोग ले रहे हैं भोजन में, उनमें आ रहे हैं प्रोटीन, वसा, ये पॉलीसेक्राइड्स के रूप में, जैसे कि स्टार्च हुआ, मंड हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ये सभी हम लोग को मिल रहे हैं। अब ये जो कन्वर्ट करेंगे प्रोटीन और वसा को, किस में कन्वर्ट करेंगे? तो प्रोटीओजेज में, पेंटोज में और एमल्सिफाइड वसा में। सभी नाम इम्पोर्टेंट है, सभी नाम को हम लोग याद रखेंगे। कन्वर्ट किए तो पहला क्या बना? पहला बना हम लोग के पास प्रोटीओजेज। प्रोटीओजेज। सेकेंड, जैसे जो हम लोग के पास प्रोटीन था वो कन्वर्ट हो गया प्रोटीओजेज में या पेंटोन्स में, पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो गया। और जो फैट था, फैट भी कन्वर्ट हो गया किस में? इमल्सिफाइड वसा में। तीसरा एमल्सिफाइड वसा। यह मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। एमल्सिफाइड फैट, ये इमल्सिफाइड फैट हो गया, यानी इसका क्या हुआ है? एमल्सिफिकेशन हुआ है। तो ये है जठर ग्रंथियों से निकलने वाले रस। तीसरा देखेंगे पित्त रस। अच्छा, एक चीज़ आप लोग समझेंगे, यहाँ पीएच में लिख रहा हूँ, वो चीज़ें आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा देखिए, पीएच का क्या कंसेप्ट है। जैसे पीएच 0 से लेकर के 7 से लेकर के 14 तक होता है। जो 7 से डाउन्स जाएंगे, 7 से अप्स जाएंगे, तो वो क्या होगा? 7 से 0 तक जाएंगे तो ये होगा हम लोग का एसिडिक, यानी अम्लीय, ये अम्ल होगा। वहीं ऊपर जाएंगे तो होगा बेसिक, यानी क्षारीय, यानी जिसका वैल्यू 7 होगा वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। कैसे? तो 7 से जाइए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर हो गया। और 0 से 7 जाइएगा, 1 से 7, तो 1, 2,
3 4 5 6 7। तो 1 0 से 6 जाइएगा, 0 से 6 तक जाइएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ गया ये, और 7 इधर। बीच वाला क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल। जो वैल्यू 7 होगा वो ना तो एसिड होगा और ना ही बेस होगा। वहीं जैसे ही इसके ऊपर जाना शुरू करेंगे तो वो बेसिक होता जाएगा यानी क्षारीय होता जाएगा, और 7 से नीचे जाएंगे तो एसिडिक यानी अम्लीय होता जाएगा। दूसरा चीज़ ये कि यहाँ से शुरू हुआ है बेसिसिटी, बेसिक होना, तो 14 तक जाएंगे तो मैक्सिमम जो होगा बेसिसिटी होगी, यानी यहाँ जो होगा वैल्यू 7 के जस्ट बाद वाला तो वो होगा थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग बेसिक, लेकिन यहाँ का जो होगा 14 वाला वो स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। वहीं 7 के जस्ट पहले वाला जो होगा कम एसिडिक होगा, और जब 0 के साइड जाएंगे हम लोग तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम लोग तेजाब कहते हैं। तेजाब का फॉर्मूला क्या होता है, तेजाब जो है इधर रहेगा, तेजाब जैसे क्या है H2SO4, H2SO4। तेजाब को लिखा हम लोगों ने H2SO4, तो ये क्या है एसिडिक है। न्यूट्रल में समझिए आप लोग जैसे H2O है पानी, ये क्या है पानी है। वहीं बेसिक जो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा तो इसमें कोई मीठा चीज़ ले लीजिए आप लोग, है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए आप लोग, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, वैसा चीज़। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि पीत रस क्या होता है, पीत कहाँ से निकलता है, और उसकी बात करेंगे हम लोग। जब तक आप लोग ये बताएं, कल हम लोगों ने पढ़ी थी जो क्लास, उस क्लास में देखी थी सेल के बारे में, तो कमेंट करके बताएं कि सेल का जो है इन्वेंशन कब हुआ था और किसने किया था। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं, और कोशिका की खोज किसने की थी और कब की थी, कमेंट करें। दूसरा प्रश्न ये है कि मानव जो है ये किन किन स्रोतों से भोजन प्राप्त करता है, कमेंट करके बताएं आप लोग। अब तीसरा देखेंगे हम लोग आज के क्लास में, वो है पित्त। पित्त पित्त जो है इसका वैल्यू कितना होता है, ये चीज़ हम लोग को पीएच वैल्यू की बात करें हम लोग, पित्त की पीएच मान तो 7.7 होता है, 7.7 होता है। पीएच में याद रखेंगे कि पीएच में आयन कौन सा होता है, इन इंग्लिश इट इज आयन्स। सो इन पीएच वैल्यू वी विल फाइंड H+, H+ यानी हिंदी में कहें तो हाइड्रोजन आयन। ओके, तरीका क्या है, H+ लिखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। कभी क्वेश्चन अगर एग्जाम में ये रहे कि पीएच मान में जब हम लोग पीएच निकालते हैं तो कौन सा आयन उसमें मौजूद होता है,
तो H प्लस आयन। अब बात करें यकृत की, तो यकृत से निकलता है पितरस, इसका स्रोत है यकृत। हिंदी में यकृत और इंग्लिश में लीवर। लीवर से निकलता है क्या? पित्त। इंग्लिश में क्या बोलते हैं पित्त को? बाइल जूस, है ना। इन हिंदी इट इज पित्त रस। तो पित्त रस कहाँ से निकला? यकृत यानी लीवर से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैथ, और फिर कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे की बातों को, ठीक है। मैथ में हम लोगों ने इवन और ऑड पहचानना सीखा था कि इवन संख्या को कैसे पहचानते हैं, ऑड संख्या को कैसे पहचानते हैं। गणित में हम लोगों ने देखी थी कि सम संख्या और विषम संख्या। In English it is the even numbers and odd numbers। रिकॉल करें हम लोग तो सीखा था कि इवन नंबर में लास्ट डिजिट, या कहें लास्ट डिजिट को क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हिंदी में कहते हैं इनको इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होता है? 0, 2, 4, 6, 8। वहीं ऑड नंबर में ये सेम चीज़ है। इकाई का अंक क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9। पहचानना सीख लिया था हम लोगों ने, इसलिए लिखा है 2, 9। अब देखें 2 तो है इसमें और 9 है इसमें, तो ये कौन सा है? तो इसके इकाई अंक की बात करेंगे। ये क्या है? इसका इकाई अंक। और इकाई अंक किस में है? 9 इस वाले में है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा? और नंबर हो जाएगा, ठीक है। 3, 5, 4 लिखा है। 3, 5, 4, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि 3 किस में है? इसमें। तो इधर से नहीं देखना है हम लोग को, इधर से नहीं देखना है, इस साइड से देखना है हम लोग को, ठीक है। क्योंकि 3 इसमें है, 5 इसमें है और 4 इसमें है, तो लास्ट को देखेंगे। 4 किस में है? यस, इसमें है। इकाई का अंक किस में है? इस वाले में। जब इकाई का अंक इसमें है तो संख्या क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा, ओके। आगे पढ़ते हैं हम लोग। एक प्रश्न करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप सभी ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है
यदि एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ी जाए तो परिणामी संख्या का इकाई अंक निम्न में से क्या हो सकता है। ऑप्शन दिया गया है ए में सम अंक, बी में विषम अंक, सी में इनमें से दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन है, यदि एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ी जाए तो परिणामी संख्या का इकाई अंक निम्न में से क्या हो सकता है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उत्तर में सॉल्यूशन करेंगे। तो इस स्टेटमेंट को समझना है और लिखना है। एक सम संख्या कोई भी लेते हैं, मैंने ऐसा सम संख्या लेंगे जो एकदम आसान भी नहीं हो, एकदम टफ भी नहीं हो। तो मैंने जैसे लिखा सम संख्या 16 ले लिया, सम संख्या है, या कुछ और टफ ले लेता हूँ ताकि लगे कि बड़ी हुई संख्या ली जा सकती है। 36 ले लिया, 36 सम संख्या है ना, क्योंकि इसका इकाई अंक 6 है ना, और 6 इवन ग्रुप में आता है, इवन ग्रुप ऑफ डिजिट में। और एक विषम संख्या कोई लेते हैं तो विषम संख्या मैंने लिख लिया 4, 7 ले लिया, कुछ भी मनाया ले लिया विषम संख्या। इनको जब जोड़ा तो कुछ रिजल्टेंट आएगा, कुछ परिणामी संख्या बनेगी। परिणामी संख्या 6, 7, 13, कैरी 1, हासिल 1, 6, 4, 3, 7 और एक कैरी 8, 83। तो क्या आया 83। अब 83 में देख रहे हैं कि दो अंक है, 2 डिजिट नंबर है। इसमें इसको देखना है कि संख्या का, परिणामी संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक यानी ये क्या है, इकाई अंक। और ये है क्या, तो ये है परिणामी संख्या। किसका किसका परिणाम है, ये किसका किसका रिजल्ट है, तो सम संख्या और विषम संख्या का। सम संख्या और विषम संख्या का परिणामी संख्या, यहाँ पे क्या आया है, एक विषम संख्या आया है। ये कैसा है, ये किस टाइप का संख्या है, तो ये है विषम संख्या है। ओके, तो विषम संख्या में इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक होता है विषम अंक, विषम अंक। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो इसका परिणामी आया है उसका इकाई अंक क्या हो सकता है, विषम अंक हो सकता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा विषम अंक। इनमें से दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है, इनमें से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आता है, परिणामी संख्या विषम होती है। अब इसके लिए एक हम लोग कंसेप्ट पढ़ लेंगे ताकि आने वाले क्लासेस में उसका इस्तेमाल कर सकें और कंसेप्ट भी याद रखें। तो
सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर सम संख्या। कैसे? तो जैसे हम लोगों ने लिया 6 + 8, 6 भी सम संख्या, 8 भी 8 सम संख्या, तो कितना आया 8 × 6 = 14। ये भी क्या है? सम संख्या है। तो कभी भी दो सम संख्या का जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सम संख्या आएगा। वहीं एक सम संख्या लें, सम संख्या प्लस विषम संख्या, विषम संख्या, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? परिणामी संख्या क्या होगी? विषम संख्या आएगी, विषम संख्या। जैसे यहाँ लिए थे, हम लोग छोटा नंबर लिखेंगे। सम संख्या लिखा हम लोगों ने 4 और विषम संख्या लिखा 3, कितना आया? 7। 7 क्या है? विषम संख्या। लिए क्या है? सम और विषम। वहीं अगर हम लोग विषम लेते हैं, विषम प्लस सम, फिर भी रिजल्टेंट क्या आएगा? विषम आएगा। कैसे? तो विषम कोई संख्या लीजिए, जैसे मैंने लिया 9, सम संख्या लिखा 8, तो रिजल्टेंट आया 17। 9 + 8 17 आया। अब जो 17 है ये क्या है? विषम संख्या है। फिर हम लोग लेते हैं विषम प्लस विषम, विषम प्लस विषम, तो अभी भी क्या आएगा? सम संख्या। कैसे? तो कोई विषम संख्या लीजिए, जैसे मैंने लिखा 7, एक और कोई विषम संख्या लिखा तो 5। 7 भी विषम और 5 भी विषम, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आंसर 12 आएगा। तो 7 + 5 12। तो सम विषम प्लस विषम क्या होता है? विषम। तो ये कंसेप्ट याद रखेंगे कि सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या, सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम संख्या, विषम में विषम जोड़ेंगे तो विषम संख्या, और विषम में विषम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या रिजल्ट आएगा। चलिए, तो मैथ में आज इतना ही करते हैं। चीज़ें पढ़नी है, थोड़ा कम पढ़ेंगे। आने वाले क्लासेस में जब बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हम लोग बात करेंगे लंबे क्लासेस की। फिर हम लोग मैराथन टाइप का क्लास रखेंगे ताकि आप लोग का सिलेबस कंप्लीट किया जा सके और एग्ज़ाम में आप लोग बैठें तो अच्छा फील करें। अच्छा फील होगा तभी एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा फील करना, उसके लिए मेहनत करना, मेहनत करने के बाद अच्छा फील होता है। ठीक है। कल हम लोगों ने लिखी थी गुरु नानक जी के बारे में, और आज हम लोग उसी में आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, किस साल, किस वर्ष उनका जन्म हुआ था, और महात्मा गांधी से कैसे रिलेटेड मैंने चीज़ें बताई थी। तो अब मैंने आसान कर दिया है महात्मा गांधी का नाम लेकर के, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि जन्म किस वर्ष हुआ था गुरु नानक देव जी का। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास के अंतिम पड़ाव को, जिसमें पढ़ेंगे सिख संप्रदाय के बारे में। सिख संप्रदाय किस क्षेत्र में फलीभूत हुआ और कैसा इसका इतिहास रहा है, कौन कौन से जो प्रमुख इनके गुरु हुए हैं जिन्होंने अपने योगदान को इसमें दिया है। कल के क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसमें पढ़ते हैं सिख गुरु परंपरा। सिख में गुरु का परंपरा कैसे शुरुआत होता है। हाँ जी, तो क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे चुके हैं, तो यहाँ जवाब देख लेंगे। गुरु नानक देव जी का, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 में, 1469 में, 1469 में, 69 में, कहाँ, तलवंडी में। और गांधी जी से कैसे रिलेट की थी मैंने बात चीज़ों को,
तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, और इससे ये 400 साल पहले हुआ था। तो ये चीज़ें आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उससे 400 साल पहले हुआ था गुरु नानक देव जी का जन्म, यानी 1469 में इनका जन्म हुआ था। तो सिख गुरु परंपरा की बात करेंगे हम लोग। सिख गुरु परंपरा की बात करेंगे। सिख गुरु परंपरा कहने का मतलब क्या है कि परंपरा को कैसे आगे बढ़ाई जाए, इसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि एक कंडीशनल चीज़ अप्लाई की कि जब गुरु नानक देव जी थे तो इन्होंने क्या किया कि मूल नाम भाई लहना कि एक इनके लहना करके व्यक्ति हुआ करते थे, उस लहना को इन लोगों ने नियुक्त किया अगला सिख गुरु। तो गुरु नानक देव जी जब थे तो उसके बाद उनके भाई साहब गुरु भाई लहना को उन्होंने सेकेंड सिख गुरु मनोनीत किया। तो मूल नाम इनका था भाई लहना और गुरु नानक द्वारा इनको उत्तराधिकारी बनाया गया। तो ये किसके द्वारा मनोनीत किए गए, बनाए गए? गुरु नानक देव जी द्वारा इनको सेकेंड गुरु बनाया गया। अब जब सेकेंड गुरु ये बनाए गए हैं तो प्रथम गुरु कौन थे? यस, गुरु नानक देव, है ना, जिन्होंने इस सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। और जब ये अंतिम चरण में थे अपने जीवन के तो उस समय भाई इनके थे लहना और भाई लहना को इन्होंने सिख गुरु बनाया। अब बात आती है कि इस समय गुरु अंगद जो हैं वही बनते हैं क्या? अब गुरु अंगद जो होते हैं वही बनते हैं क्या? गुरु। तो इनका ओरिजिनल जो नाम था, इनका ओरिजिनल नेम वो क्या था? भाई लहना। और जो हम लोग जानते हैं पढ़ते हैं वो था गुरु अंगद। तो गुरु अंगद जो गुरु नानक देव जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये सिख संप्रदाय को आगे बढ़ाते हैं। और इनका जीवन काल कब से कब तक है? तो 1539 से 1552 तक है। 1539 से 1552 तक। चूँकि हम लोग गुरु नानक देव की बात करें तो गुरु नानक देव का जीवन काल 1469 में इन्होंने जन्म लिया था। उसके बाद इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु, ये जन्म है इनका, और मृत्यु होती है 1539 में, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। तो आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, प्लीज़ कमेंट करें, फिर मैं उस बात को डिस्कस करूँगा। 1539 में इनकी मृत्यु होती है और इनके द्वारा ही मनोनीत किया गया था गुरु अंगद को, जो 1552 तक गुरु पद पे रहते हैं।
अब गुरु अंगद करते क्या हैं, तो गुरु अंगद इस समय गुरुमुखी लिपि की स्थापना करते हैं। इस समय गुरु अंगद जो होते हैं गुरुमुखी लिपि जो थी कि जनक कहलाए, गुरुमुखी लिपि के जनक। जैसे लिपि हम लोग पढ़े थे क्लास में, शुरुआती क्लास में पढ़ा था कि लिपि क्या होती है। तो पंजाबी भाषा जो है, पंजाबी क्या है, भाषा है। पंजाबी भाषा है जो पंजाब क्षेत्र में बोली जाती है, और उस भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, गुरुमुखी लिपि है। और इस गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है, तो गुरु अंगद हैं। ओके, तो गुरु अंगद ने कैसे पंजाबी लिपि के लिए गुरुमुखी लिपि की संकल्पना की, उसकी व्यवस्थित एक व्याकरण बनाया। अब गुरु अंगद जो होते हैं ये गुरु नानक देव की जो उपदेश थे, ये क्या करते हैं, गुरु नानक देव के उपदेशों और विचारों को संकलित करते हैं। संकलित करते हैं, क्या करते हैं, गुरु नानक देव के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उसको और उनके विचार जो थे उन सभी बातों को संकलित करके एक किताब का रूप देते हैं, ताकि जो अच्छी बातें हैं वे समाज में जब वे नहीं रहें फिर भी वो चलती रहें। तो यहाँ पे गुरु अंगद का नाम जो है सबको याद रखना है कि सेकेंड गुरु हुए गुरु अंगद, और गुरु अंगद का ओरिजिनल नाम क्या था, भाई लहरा, जो क्या थे, सेकेंड सिख गुरु है। और इनको गुरु किसने बनाया, तो गुरु नानक देव जी ने बनाया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने पंजाबी भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी, उसकी इन्होंने संकल्पना तैयार की। ओके, अब देखेंगे हम लोग अगले क्लास में कि और भी कौन कौन से गुरु हुए हैं, उन सभी के बारे में सिक्वेंसली हम लोग देखेंगे।